अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जनाब हमारे एज़ यूजुअल जितने भी शोज़ होते हैं हम हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं। तो आज भी हम एक ऐसे मुद्दे को डिस्कस करेंगे, बात करेंगे जिसके ऊपर एक्चुअली बात भी बहुत ही कम होती है और एक्चुअली हमारा भी जो बिहेवियर है, जो रवैया है, वो बड़ा ही इतना सीरियस नहीं है, थोड़ा सा नॉन सीरियस है। मैं बात करने वाली हूँ आज के प्रोग्राम में हमारी दांतों की हेल्थ के हवाले से। और दांतों की हेल्थ के हवाले से मैंने ये भी सुना है कि अगर खुदा ना खास्ता इसमें किसी किस्म का कोई मसला या कोई तकलीफ़ आ जाए तो ये बड़ा ही पेनफुल एक प्रोसीजर होता है। क्यों हम इतना इग्नोरेंट हो जाते हैं, कितना हमें फ्रिक्वेंट चेकअप करवाना है जब भी हमारी डेंटल हेल्थ की बात आती है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू हो जाए तो एक ये वाहिद चीज़ जिसके घर में भी बड़े टोटकाज और क्योर किया जा रहा होता है, स्पेशली अगर हम वाइटनिंग टीथ की बात करें। तो आज बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं और स्पेशली बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके दांतों में बहुत कैविटी हम देखते हैं कि हर घर का मसला है। उसके अलावा दांतों का जो टेढ़ापन है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं बच्चों के लिए, कौन सी उम्र में रिकमेंडेड है। तो जनाब, इस सारी बातों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जो मेहमान इन कॉन्वर्सेशन होंगे उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर मोहम्मद सलमान राशिद, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट डेंटल कॉलेज, और इसके साथ साथ जनाब स्पेशलिस्ट इन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री हमारे साथ आज इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताएगा कि व्हाट आर द कॉमन डेंटल प्रॉब्लम, सबसे जो मोस्ट या आम जो तकालीफ हैं दांतों के हवाले से, वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस बात पे ये कमेंट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोगों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दी ओरल हाइजीन, वो बहुत ज़्यादा एक नेग्लिजेंस की तरफ है। हम लोगों का एक कॉमन माइंडसेट ये है कि जब कोई दांतों की तकलीफ़ होगी तो फिर हम अपने मॉलेज या डेंटिस्ट के पास, इवन डॉक्टर के पास भी जाएंगे। एक रेगुलर फॉलोअप जो कि हर तकरीबन 5 से 6 महीने में किसी भी सिटीज़न का होना चाहिए, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमनली हम ये देखते हैं कि मुंह में जो कुरेड़ा जम जाता है, जो प्लाक और कैलकुलस हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक बैड ब्रेथ का एक एलिमेंट है। दूसरा, जो दांत टेढ़े होते हैं लोगों के बहुत ज़्यादा, बच्चों के बहुत ज़्यादा दांत टेढ़े होते हैं, वो एक बहुत कॉमन एक देखने में आता है। दूसरा, दांतों पे कुछ पीलाहट आ जाती है, दांतों पे कुछ स्टेन्स आ जाते हैं, उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, उससे भी लोग कंप्लेन से आते हैं। एंड फॉर मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि लोग दांत के पेन के साथ, यानी कि टूथ पेन के साथ यूजुअली कंप्लेन के साथ आते हैं, और वो भी उस टाइम आते हैं कि जब पेन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है। तो ये कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर सलमान, हमें बड़े अच्छे से पता होता है कि हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, खासकर मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ कि उनको पता है कि अगर आपके बालों में ड्राइनेस है, खुश्की है, कोई और प्रॉब्लम है, फ्रिजी हेयर है, जो भी मसले मसाइल हैं, तो गर्ल्स नो कि भाई ये वाला शैम्पू जो है वो हमें सूट करता है और ये फलाना कंडीशनर है, ये हमें सूट करेगा, हमारे बालों को इतना स्मूथ कर देगा। सो वो उसके ऊपर पूरा उनका होमवर्क होता है। लेकिन जैसे कि आपने सबसे पहले बात की ना कि हमारा जो रवैया है, जो बिहेवियर है, वो इतने सिंसियर नहीं है टुवर्ड्स डेंटल हेल्थ। कभी शायद ही कोई शख्स होगा जिसने पढ़कर कोई टूथपेस्ट ख़रीदी हो कि हमारे दांतों का क्या मसला है और हमें किस किस्म की पेस्ट ख़रीदनी है, शायद उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो कैसे हम ये जान सकते हैं, या इसके लिए भी प्रॉपर आपको डॉक्टर को विज़िट करना पड़ेगा, उनकी गाइडेंस लेनी पड़ेगी, या बेहतरीन टूथपेस्ट का जो इंतखाब है वो हम किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है जो भी सवाल आपने पूछा है। आप जब भी कोई टूथपेस्ट ख़रीदें, आप कोई भी ब्रांड है, कोई भी कलर है, उसका कोई भी टेस्ट है, उसको टूथपेस्ट को ख़रीदने के लिए अगर आप टूथपेस्ट के बैक साइड के ऊपर बाकायदा टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लोराइड। मिनिमम जो फ्लोराइड की कंसनट्रेशन है वो 1000 ppm होनी चाहिए, यानी कि 1000 ppm ये होना चाहिए। 1000 से ऊपर 1200 ppm भी हो सकता है, 1400 भी हो सकता है, 1600 भी हो सकता है। तो आप कोई भी टूथपेस्ट किसी भी ब्रांड का, किसी भी कलर का, किसी भी कंपनी का, किसी भी मुल्क में आप उसको ले सकते हैं। हाँ, बाज़ बीमारियां मुंह की ऐसी हैं कि जिसके अंदर फ्लोराइड की बहुत हाई कंसनट्रेशन दी जाती है। लेट सपोज के उसके अंदर 2000 ppm, इवन 5000 ppm तक भी टूथपेस्ट होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो मैक्सिमम टूथपेस्ट आते हैं वो 1600 तक ppm के आते हैं। बैरून मुल्क भी मेरा जाना हुआ है, तो वहाँ मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ 5000 और 6000 ppm के टूथपेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। वो आप डेंटिस्ट से विद कॉशन, अगर वो आपको रिकमेंड करेगा तो वो आपने टूथपेस्ट लेने हैं, बिकॉज दोज टूथपेस्ट दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर अ नॉर्मल हेल्दी जो इंडिविजुअल है जिसकी ओरल हाइजीन वेल मेंटेन्ड है, उसको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये ओरल हाइजीन वेल मेंटेन्ड से मुराद क्या है? इसको किस तरह से इसकी टेक केयर करनी है? इसमें ऑब्वियसली ब्रश करना, आपका इशारा उस तरफ है?
जी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि रेगुलर आपने ब्रश करना है, ठीक है। ट्वाइस अ डे, Twice a day. ट्वाइस अ डे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हम लोग ब्रश करते हैं बहुत जल्दी में, हार्डली 15 सेकेंड्स, बहुत अच्छा कोई ब्रश करने वाला है 50 सेकेंड्स, जबकि पूरे 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। और अगेन, ब्रश करने में आपकी ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं है, आपने सिर्फ सेंसिबली एक जेंटली उसको ब्रश करना है। और ब्रश आपने किसको करना है, असल में ब्रश करने का मेन मकसद ही होता है कि आपके जो मसूड़े हैं वो हेल्दी रहें। देखें, एक चीज़ के फ़र्क को समझें, दांत एक स्मूथ स्ट्रक्चर है, वहाँ प्लाक और कैलकुलस का एडियर होना इतना आसान नहीं है। अगर आपके मसूड़ा हेल्दी है, दैट मीन्स आपके मुंह में प्लाक कैलकुलस की कंसंट्रेशन बहुत कम है। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारे यहाँ डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोग फिज़ी ड्रिंक्स और जो रीडिफाइंड या वेल डिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। असल में उसके अंदर होता है क्या है, उसके अंदर होता है स्टिकी कार्बोहाइड्रेट्स, वो दांत से जब वो स्टिक करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा तबाही का बाइस हैं। मैं बच्चों की जानिब तो मुझे प्रॉपर क्योंकि डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि हर दूसरे घर में जो माएँ हैं वही परेशान ज़्यादा रहती हैं, और बच्चों के जो मसले, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है इस तरह का खाना पीना है, वो भी उस तरह से इतना जंक फूड की तरफ चले गए हैं, फ्रिज ड्रिंक्स की तरफ आपने इशारा किया, तो इसके ऊपर तो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ज़रा पहले बड़ों के जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर आते हैं। मसूड़ों से खून का आना भी बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, उसकी रीज़न क्या है? अच्छा, मसूड़ों से खून का आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मोस्ट कॉमन है, अगर आपकी हेल्थ वेल मेंटेन्ड है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे। आप 2 दिन बाद कर रहे हैं, 3 दिन बाद ब्रश कर रहे हैं। और आप बिलीव करें, ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि फ्राइडे ब्रश करते हैं। आई मीन दे आर दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो जब आप ब्रश करेंगे नहीं तो मसूड़ा आपका मतलब अनहेल्दी होगा, फिर आप ब्रश करेंगे खून आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट कॉज है। सेकेंडली, बहुत सारी ऐसी बॉडी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मसूड़ों से एक खून आता है। एक हार्मोन डिसबैलेंस होता है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, प्रेगनेंसी में आता है, प्रेगनेंसी yes, के अंदर हाँ। जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर ब्लड जो है वो That is मसूड़ों से, normal. दैट इज़ नॉर्मल। आप ये कह लें कि अ वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल कह लें, Okay. क्योंकि वो हार्मोन्स का उसमें बहुत रोल है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जिस किस्म का आप फूड लेते हैं वो जितना ज़्यादा आपके दांतों पे स्टिक करेगा और उतना ही कम आप उसको साफ़ कर पाएंगे, उतना ही मसूड़े आपके सूजना शुरू करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें मेडिकेशंस बहुत लॉन्ग टर्म तक ली जाती हैं, उसकी वजह से मसूड़े फूलते हैं, सूजते हैं, उससे भी ब्लड आता है। ठीक है, तो ये वो सारे मोस्ट कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आता है। ठीक है। अच्छा, एक जो आम तौर पे हम देखते हैं कि घरों में जो टीथ वाइटनिंग के लिए टोटकाज किए जाते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन, अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे, जो बहुत लोग करते हैं और फिर दूसरों को भी बताते हैं कि बड़ा आजमाया हुआ है, वो मेरे ख्याल से गालिबन नमक और सोडा का जो मिक्स करके उससे ब्रश करना है, वो भी हमारे मसूड़ों को सेंसिटिव करता है। ये ठीक है, सेफ है, किया जा सकता है, और कितना फ्रिक्वेंटली किया जा सकता है? क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो हम जा नहीं रहे हैं, तो फिर घर में ही जो भी है वही टोटकास किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं इस प्रैक्टिस को घर में, देखें सोडा ठीक है, उसमें एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक, वजह यह है कि हमारे यहाँ लोग चीज़ को ना बहुत एक्सेसिवली यूज़ करते हैं। जब वो एक्सेसिवली यूज़ करते हैं उन्हें पता नहीं होता कि अदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप हर 6 मंथ्स बाद अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और आप उससे रिकमेंडेशन लें कि जी मैंने टूथ वाइटनिंग करनी है, तो वो आपको रिकमेंड करेगा। हर कैंडिडेट टूथ वाइटनिंग का कैंडिडेट नहीं होता। इसके लिए मसूड़ों का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ मसूड़े बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे और उससे और मज़ीद एक समझ लें एक नई विंडो ओपन हो जाएगी प्रॉब्लम्स अच्छा, मैं उन्हीं लोगों के लिए बात करना चाह रही हूँ जो कि इतना एजुकेटेड नहीं है या इतना वेल अवेयर्ड नहीं है, या जो आपको पता है हमारे यहाँ रवैया जो है लोगों का, वो भी एक बड़ा उसको भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। जो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, यूजुअली अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वो दांतों की सेहत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो आप ऐसे लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि वो अपनी ओरल हाइजीन का जो घर में भी ख्याल कर सकते हैं? नॉर्मल टूथपेस्ट तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन जो सुस्ती मैं कहूँगी कि एक है कि जो आपको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रही है, तो जैसा कि आपने कहा कि सोडा तो आप रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन किस और तरीके से जो लोग चाय पीते हैं या जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो घर में कैसे अपना जो है इसका ख्याल रख सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छा सिस्टम मौजूद है। अगर आप प्राइवेटली नहीं जा सकते तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे सिस्टम्स, इवन के हेल्थ केयर के, डेंटल के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स अब अवेलेबल हैं।
और उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ आपकी तमाम किस्म की हाइजीन का बाकायदा आपको एक तमाम डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। मैं ख़ुद भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि कोई भी इंडिविजुअल है, वेदर ही और शी बिलोंग टू एनी वॉक ऑफ लाइफ, वो कोई भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वहाँ जाएँ और अपने आप को वहाँ एवेल्यूएट करवाएँ और फिर अपनी हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं। जहाँ तक घर में बात है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि रेगुलर ब्रशिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, अपनी डाइट के अंदर लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। जो सीज़न का फल है वो ज़रूर खाएं, फिज़ी ड्रिंक से और जो स्टिकी फूड है उससे परहेज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रात में सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें। हमारे यहाँ बहुत कम प्रैक्टिस है, लोग सो जाते हैं, बिल्कुल ब्रश नहीं करते, ख़ास तौर पर बच्चे जो बॉटल फीड पर होते हैं, वो पूरी रात वो उस बॉटल से वो फीड उनको होता रहता है, 6-7 आवर्स उनके मुंह में वो दूध भी जाता रहता है, और आप इससे इमेजिन करें कि कितने बैक्टीरिया उनके मुंह में हार्बर हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी, बच्चों के ऊपर आना चाहूँगी कि बच्चों के हवाले से स्पेशल टूथपेस्ट दे आर अवेलेबल इन मार्केट, और जो हम अडल्ट्स जो बड़े यूज़ करते हैं टूथपेस्ट, अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते कि बच्चों के लिए स्पेशल टूथपेस्ट रखी जाए, और जो घर में इस्तेमाल हो रही होती है बड़ों के लिए, बच्चे भी वही वो कितनी ख़तरनाक होती है फॉर किड्स, क्योंकि बच्चे यूजली स्वॉलो कर जाते हैं इसको। अच्छा, बड़ों की जो टूथपेस्ट है और जो बच्चों की जो टूथपेस्ट है उसके अंदर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिफ़र करती है। बच्चों को जो आपने टूथपेस्ट देनी है उसका जो फ्लेवर है एक्चुअली वो ना थोड़ा सा मोटिवेटिंग होता है। तो जब आपने ब्रश करना है तो आप, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अफोर्डेबिलिटी का कोई इतना बड़ा इशू, आई डोंट थिंक सो कि बहुत कोई इशू है इसमें, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ एक तो उनको ब्रश करवाएं, दूसरा जब आपने उनको टूथपेस्ट ब्रश पे लगा के देना है तो एक पी साइज़ यानी कि मटर के दाने जितनी कंसंट्रेशन में या मटर के दाने जितनी क्वांटिटी के अंदर बच्चों को टूथपेस्ट पूरी भर के देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो सिर्फ ज़ाया करने वाली बात है, बाद में वो सॉल्व भी कर लेते हैं, उससे और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो बच्चों के लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, हम एडल्ट्स हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने वही करना है जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। उनको टेस्टी लगेगा तो वो फॉलो कर जाएंगे, वो फॉलो बिल्कुल कर देंगे। तो अंडर सुपरविजन उनको ब्रश कराना चाहिए एक मैच्योरिटी की एज तक। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कैविटी क्या है हमारे देखने वालों को एक तो शॉर्टली ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, प्लस जिन स्टिकी फूड्स का आपने जिक्र किया जो कि बच्चों में बहुत कॉमन है, जेलीज हो गई, न्यूटेला हो गया और बबल गम्स हो गई, या और भी इस तरह की जो जंक फूड बच्चे खा रहे होते हैं, वो तो दांतों पे चिपक कर रह जाता है। सो यही रीज़न है कैविटी का, या अदर रीजंस कौन कौन से हैं? मैं चाहूँगी आप इसको एक्सप्लेन अच्छा, बच्चों के मुंह में कैविटीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है फूड, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न। सेकेंडली, जो भी आपने जिस फूड आपने मेंशन किया है, तकरीबन वो सारे फूड्स ही मतलब बच्चे खाते हैं। और सेकेंडली, जब वो फूड वो लेते हैं उसके बाद वो ब्रश बिल्कुल भी नहीं करते, वो 2 दिन 3 दिन भी ब्रश नहीं करते, और वो अगेन वो फूड वो लेते रहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो ब्रश कर भी लें तो वो बहुत जल्दी में ब्रश करते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो वो फीडर सारी रात पीता रहता है, उस फीडर के अंदर दूध होता है, दूध के अंदर एक अपना शुगर कंटेंट होता है, प्लस उसके अंदर जो मदर्स हैं वो फ्लेवर्स भी ऐड करती हैं, वो उसको मज़ीद स्पेशल चीनी भी ऐड की जाती है डेफिनेटली, ताकि बच्चे वो दूध जो है वो पी लें। और अगेन, सुबह बच्चे का मुँह कोई मदर साफ़ नहीं कर रही होती। जिन बच्चों के मुंह में दांत नहीं है तो क्या उनका मुंह कभी साफ़ नहीं होगा? उनका मुंह साफ़ करने का बहुत आसान तरीका है, मलमल के दुपट्टे में बिल्कुल आप अपनी फिंगर डिप करें और ज़बान को, तालू को और हर जगह को साफ़ करें। दूसरा, प्लेन वाटर से साफ़ कर लें, और दूसरा एक रिंग फिंगर्स आती हैं, बड़ी इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत मतलब बहुत चीप प्राइस पर अवेलेबल है। अच्छा, वो आप बच्चों को दें, बच्चे उसको कभी मुंह में रगड़ेंगे, कभी इधर उधर उसको फ्लश करेंगे, लेकिन उनको करने दें। इसका मकसद यह है कि हमने बच्चों को एक अवेयरनेस देनी है दैट दे हैव टू ब्रश देयर टीथ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मीठी चीज़ें होती हैं, जो बच्चे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये इसका ताल्लुक अगेन उस बात से है कि जो दांत ख़राब हुए वो चॉकलेट्स खाने की वजह से हुए, या चॉकलेट्स खाई जा सकती हैं, जंक फूड खाया जा सकता है, लेकिन बाद में ब्रश करना कंपल्सरी है, कंडीशन वो है? देखें, चॉकलेट्स खाएं, खाने में किसी को कोई मना नहीं है, बच्चे हैं उन्होंने खानी है, ठीक है, जंक फूड जो भी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी मॉनिटर्ड होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी वो कम रखें, और उसके बाद उनको ब्रश प्रॉपर करवाएं। अगेन, बच्चों का फॉलोअप बड़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एट द एज ऑफ 6 years, 9 years,
12 ईयर्स एंड 15 ईयर्स, इन एजेस में तो ज़रूर बच्चों का फॉलोअप करवाएं। अगर दांत टेढ़े हो रहे होंगे उसकी इंटरसेप्शन हो सकती है। ठीक। फैमिली डेंटिस्ट को पता लग सकता है कि इस फैमिली में ये पैटर्न है, तो वो बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे बचपन में तो ये होता था कि जब दांतों का टेढ़ापन या कोई भी मसला मसाइल, तो पेरेंट्स इंतज़ार किया करते थे कि अब कॉलेज में, और वो टाइम मैं समझती हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है अगर आप उस टाइम पे ब्रेसेस लगवा लें या वायर, या अब तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इसकी आ चुकी हैं। कितना अर्ली बच्चों को अगर टेढ़ापन का मसला है तो उनकी ट्रीटमेंट्स की जा सकती हैं, ब्रेसेस या वायर्स लगवाए जा सकती हैं, इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है किस एज में कि बहुत लंबा इंतज़ार ना किया जाए? अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पहले भी मेंशन की है कि जो प्रॉपर फॉलोअप है एट द एज, वैसे तो हर साल में तकरीबन 2 दफ़ा फॉलोअप होना चाहिए। बच्चे के मुंह में पहला जो पक्का दांत आता है जिसको हम मोलर्स कहते हैं, वो आता है 6 ईयर्स की एज में। 6 के बाद 7 ईयर्स, फिर 8 ईयर्स, 9 ईयर्स और 12 ईयर्स की एज में एक मिक्स डेंटिशन होती है जिसमें कुछ 10 to 12 ईयर्स में कुछ पक्के दांत होते हैं, कुछ दूध के दांत होते हैं। उस वक्त हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम कुछ दूध के दांत निकाल दें तो कुछ पक्के दांतों के लिए स्पेस बन जाएगी, या हम उसको थोड़ा सा वेटिंग टाइम भी दे सकते हैं। इवन के इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, यानी कि कोई चीज़ प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसका सद्देबाब अभी से ही कर लें। अच्छा, कुछ स्पेस मैनेज करके मुंह के अंदर। अच्छा, कुछ वो दूध- इजी होता है वो बचपन बहुत में? ईजी होता है। अच्छा, और वो फॉर बहुत एग्जांपल जिन बच्चों के दूध के दांत नहीं टूटे हैं और उसके पीछे एक नया दांत आ जाना, पक्का ये क्या दूध। कंडीशन है? अच्छा, इस कंडीशन को कहते हैं रिटेन्ड डेसीडियस टूथ, यानी कि दूध का दांत मौजूद है और पक्का दांत उसके बिल्कुल पीछे आया हुआ है और वो अपनी ड्यू एज से क्रॉस हो रहा है। दैट मीन्स कि आप उस दूध के दांत को निकालें और उस पक्के दांत को आने का मौका दें, ताकि और दांत अपने अपने हिसाब से जो है वो उसमें सेटल हों और फिर उसमें उसको हम इजीली मैनेज कर सकें मुंह में अवेलेबल स्पेस को। तो उस तरीके से हम ये जो टूथ की मैल ओक्लूजन है, जिसे टेढ़ापन आप कह रही हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर ब्रेसेस की जहाँ तक बात है, वी कैन पुट द ब्रेसेस बाय द एज ऑफ 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द केस कि किसको किस वक्त कितनी ज़रूरत है। यूजुअली जो इस टाइम फ्रेम की आप बात करेंगे वो होता है कि हम जो ग्रोथ स्पर्ट होता है, यानी कि जिस वक्त बच्चे और बच्चियाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, असल में उस ग्रोथ को सीज़ होने का वेट किया जाता है। यूजुअली कुछ ये कॉन्सेप्ट भी है, वो सीज़ हो जाती है, फिर आप उसको ब्रेसेस लगवा के उसको दांत जो है वो सीधे कर सकते हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मतलब ब्रेसेस के अलावा भी हम दांतों को सीधा कर सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर साहब इसके लिए क्या एज रिकमेंडेड है? देखिए, रिकमेंडेड एज तो ब्रेसेस की यही है कि ये डिपेंड करता है कि आपने किस एज में डेंटिस्ट के पास प्रेजेंट किया है। ठीक है, वो उसने आपकी क्या इवैल्यूएशन की, आइदर वो इंटरसेप्टिव ऑर्थो की तरफ जा रहा है, यानी कि इंटरसेप्टिव मींस कि अगर इसको इस वक्त मैं कुछ दूध के दांत निकाल दूं और मैं लेटर ऑन और ये इतना इजी प्रोसीजर है फॉर किड्स? बिल्कुल है। बच्चे बल्कि ज़्यादा बेहतर तौर पर हम एक फ्यूचर बहुत, अगर आपको एक ये बात बता दी जाए कि जी हम इस वक्त चीज़ों को सेटल डाउन कर लें तो बाद की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। जो आप ब्रेसेस आपने 3 इयर्स पहनने, 4 इयर्स पहनने, पॉसिबिलिटी है कि इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स के ज़रिए कि आप उस चीज़ को कम कर लें, या हो सकता है आपको ना पहनने पड़े। ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो कि बच्चों में भी, थोड़े से बड़े बच्चों में और बहुत बड़े बच्चों में जो मसला होता है सेंसिटिविटी का, यानी कि ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा महसूस होना, कुछ भी खाया, तो ये सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह क्या है? और अक्सर ऐसा होता है कि बगैर किसी ट्रीटमेंट के ये फिर ठीक भी हो जाती है, तो ये खुद से ठीक कैसे हो गई? नहीं, ये खुद से ठीक इस तरह से हो जाती है कि आप जिस फूड से सेंसिटिविटी ट्रिगर हो रही है, आप वो फूड नहीं ले रहे। यूजुअली होता है क्या है कि हमारे यहाँ लोग ब्रशिंग जो है ना वो बहुत, मतलब एक बहुत फोर्सफुली जो है वो करते हैं। जब आप ब्रशिंग बहुत फोर्सफुली करते हैं तो दांत का वो हिस्सा जो मसूड़े के बहुत करीब है वो वहाँ से वेयर ऑफ होता है। जब भी आप ब्रश करते हैं तो थोड़ा बहुत, इवन इन मिलीमीटर्स आप कह लें या बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर दांत वेयर ऑफ होता है। उसकी वजह से जो है वो दांत थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। प्लस जिस किस्म का फूड लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी दांतों की सेंसिटिविटी कितनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएगा कि अगर किसी भी शख्स का जो हमारे फ्रंटल जो एरिया है, अगर वो उनमें से किसी का दांत टूट चुका है या आधा हाफ क्रैक हो चुका है, तो उसको रिपेयर किया जा सकता है? कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो स्माइल है या मुस्कुराहट है वो उससे बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर इस तरह से भी बात है कि अगर आपको कोई चोट लगी या ट्रॉमा हुआ है, अगर वो दांत का फ्रेगमेंट आपके पास है, इवन वी कैन री इम्प्लांट दैट सेगमेंट ऑन द टूथ। अच्छा, एंड इट इज परमानेंट? इट इज़ परमानेंट
परमानेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो सेगमेंट आपके पास कितना बड़ा सेगमेंट है, यानी कि बहुत स्मॉल सेगमेंट है ठीक। या बहुत छोटा सेगमेंट है। सेकेंडली अब तो डेंटिस्ट्री इतनी एडवांस हो गई है कि आप उस दांत की रूट केनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस दांत को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक। उस दांत को क्राउन कर सकते हैं। इवन अगर दांत इस काबिल भी नहीं है तो आप उस दांत को निकाल के, हमारे पास ब्रिजेस के ऑप्शन है, इम्प्लांट आजकल बहुत फैंटेसी प्रोसीजर है जो कि बहुत इजीली भी किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं कि जिसमें स्माइल मेकओवर बहुत अच्छी हो सकती है। डॉक्टर साहब, लास्ट मैसेज एक दीजिएगा उन लोगों के लिए जो बहुत स्मोकिंग करते हैं या छालिए का इस्तेमाल हमारे यहाँ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? अच्छा, मेरा टेक होम मैसेज ये होगा कि प्लीज़ छालियाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। हमारे यहाँ इंडो पार्क में एक कल्चर है, लोग बहुत ज़्यादा छालियाँ खाते थे। छालियाँ एक प्री कैंसरस कंडीशन है। जब आप जितनी ज़्यादा छालियाँ खाते हैं, आपके मुंह उतना ही कम खुलना शुरू कर देता है, जो खून की आप जो रवानी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। स्मोकिंग अगेन एक पॉजिटिव फैक्टर है अगेंस्ट दी ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जो कि इसको ओरल कैंसर भी कहते हैं। तो स्मोक कम से कम करें। दूसरा, एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक यंगस्टर्स में एक सो कॉल्ड कल्चर डेवलप हुआ है वेप करने का। तो वेप इज़ ऑल्सो अ निकोटीन बेस्ड प्रोडक्ट, उसके अंदर भी निकोटीन है, बल्कि वेप के अंदर और भी चीज़ें हैं कि जो कि ओरल हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। इवन नॉट द ओरल हेल्थ, पूरी बॉडी को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। सो इट्स नॉट एन अल्टरनेट फॉर द स्मोक। हाँ, स्मोक अगर किसी ने छोड़ना है तो स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, तो उसकी तरफ जाएं, ना कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स को आप करें कि ई सिगरेट्स दे आर जस्ट अ वेरिएशन ऑफ द स्मोक। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद सलमान राशिद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। हमारे जो जितने भी डेंटल प्रॉब्लम है या ये जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उस हवाले से अवेयर कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।